Hello everyone. So now we are going to solve the question number 21 of NCERT Chemistry class 11th chapter number 1 some basic concepts of chemistry. The question is the following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. Mass of dinitrogen is given as 14 gram, 14 gram, 28 gram and 28 gram. Mass of dioxygen is given as 16 gram, 32 gram, 32 gram and 80 gram. You can see it in this table, right? So these are given to you, okay, so you can see them. And then the questions that are asked to us are number A, okay, which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data? Give its statement. And point number B is fill in the blanks in the following conversions. Okay, so we are given the two questions here. तो दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल ही अनरिलेटेड है. पार्ट बी इज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के पार्ट नंबर ए पर, ए को सॉल्व करना. ओके, तो चलिए क्वेश्चन के ए पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, अलग अलग अमाउंट दिए गए हैं डाइनाइट्रोजन के और अलग अलग हमें अमाउंट दिए गए हैं डाइऑक्सीजन के. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर हम कुछ कंपैरिजन करने जा रहे हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें पहला स्टेप सॉल्व का हमारे सॉल्यूशन में क्या रहेगा, पहला स्टेप हमारे सॉल्यूशन का रहेगा कि हम इन सबको इक्वल कर लें. ओके, या तो हम इनको इक्वल कर लें या हम इनको इक्वल कर लें, लेकिन इनको इक्वल करना हमारे लिए आसान है तो हम इनको कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है. तो चलिए इनको हम एक बार इक्वल कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स अवर सेकेंड स्टेप. तो हम इसको कर लेते हैं 28 ग्राम. ओके, तो सारे हो गए हमारे 28 ग्राम्स, ये भी 28 ग्राम, ये भी 28 ग्राम्स और ये भी 28 ग्राम्स. अब हमारे पास डाइनाइट्रोजन 28 ग्राम्स में है सारा, तो इसको हमने 28 करने के लिए क्या किया है, इन दोनों में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो हमें यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें क्या मिल जाएगा 32 ग्राम्स और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 64 ग्राम्स, राइट. और ये हो जाएगा, ये 32 ग्राम्स ही रहेगा यहाँ पर, नो चेंज, ये 80 ग्राम्स ही रहेगा. ओके, तो अगर हम ये मान लें कि ये 28 ग्राम्स 28 सब में बराबर अमाउंट में लिया था. ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया सब में हमने बराबर अमाउंट में लिया था, तो ये किस रेशियो में थे. अगर ये हर बार हम मान के चलते हैं 1 थे, यानी कि इसका इतना अमाउंट लग रहा था, तो इनका आपस में कितना रेशियो लग रहा था. तो सबसे कॉमन टर्म क्या है 32 है, 32 से हम सबको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा हमारा 5. ओके, तो अगर हम इनका एक और एक अमाउंट लेकर के चल रहे थे, अगर हम सबका 1 अमाउंट लेकर के चल रहे थे, तो जो हमारा डाई ऑक्सीजन था वो एक बार 1 अमाउंट लग रहा था, एक बार 2 लग रहा था, एक बार 1 लग रहा था और एक बार हमारा 5 लग रहा था. ओके, तो हमारा सिंपल कंक्लूजन क्या है कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर के चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेकर के चल रहे हैं, वो हमारे दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है, दूसरे हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, और जो हमारा रिएक्शन है उसकी हेल्प से हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं, हमें अलग अलग रिएक्शन अंडरगो हो रही है, अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर होल नंबर में रिएक्शन जा रही है. कभी तो वो एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रही है, कभी 2 मॉलिक्यूल से हो रही है, कभी 1 से और कभी 5 से. तो ये हमारा कौन सा लॉ बना, ये हमारा लॉ बना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं कैसे. सो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड. ओके, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं मोर देन 1 कंपाउंड वाली बात. तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि इसका एक पोर्शन रिएक्ट कर रहा है इसके एक पोर्शन से. ओके, कोई एक पर्टिकुलर चीज बन रही होगी, एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन रहा होगा. वहीं पर जब ये 2 पोर्शन से रिएक्ट करेगा तब जो कंपाउंड बनेगा वो कम्प्लीटली अलग होगा, सेम कंपाउंड नहीं बन सकता. ओके, तो ये चीज आपको एक बार ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो अलग होगा, यहाँ पर जो बनेगा वो एकदम अलग होगा. उसके अलावा जब यहाँ पर रिएक्शन होगा वी विल हैव अ वेरी डिफरेंट कंपाउंड. ठीक है, और जब यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी तब हमें एक बिल्कुल ही नया और अलग कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि अलग अलग रेशियो में हमारी रिएक्शन जा रही है. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ और यहाँ पर सेम कंपाउंड मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है जो कंपाउंड है उसके अंदर की कंपोजिशन अलग हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स उसके बराबर हो, लेकिन जो उसकी बॉन्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो.
ठीक है। तो आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ओके, सिंपल अगर एग्जांपल देख लिया जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है। हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड बन रही हो, NO बन रही हो सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही हो। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ भी कंपाउंड हमारा बन रहा हो, हमें कंपाउंड के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आप क्या देख सकते हैं कि इन दोनों ही फॉर्मूले के अंदर एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, तो आपको समझने की बात क्या है कि ये दोनों एलिमेंट मिल करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, तो इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of other element. Okay, अब ये लॉ क्या कह रहा है कि the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in ratio of small whole numbers. Okay, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब भी इस तरीके का हमारे दो एलिमेंट्स हमें पता होते हैं जो मिलकर के मोर देन वन टाइप के कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, तो जो रिएक्शन जाती है वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से जाती है कि एक को जब भी हम मान लेंगे कांस्टेंट तो दूसरा हमारे स्मॉल होल नंबर्स में होगा, यानी कि 1, 2, 1 एंड 5। तो ये हमारा 1:2, 2:1, 1:5 ये स्मॉल होल नंबर्स है, राइट। 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। तो जब भी हमारे दो इंडिविजुअल एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और मिल करके अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो जो हमारी रिएक्शंस हो रही होती हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में होती हैं। ओके, तो वही हमने देखा है कि ये हमारे स्मॉल होल नंबर्स में हमारी कौन सा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, हमारा डाइऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है स्मॉल होल नंबर में। किसके साथ? डाइनाइट्रोजन के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया हो कि किस तरीके से हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस यहाँ पर डिस्कस किया है। इन केस आपके पास कोई डाउट्स हो तो वो आप मुझसे डाउट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। पार्ट नंबर 2 में हमसे एक बिल्कुल ही अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया जिसका इस गिवन फर्स्ट क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 21 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू इतने मिलीमीटर इज इक्वल्स टू इतने। ओके, तो हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये तो आई बिलीव सबको पता होगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। ओके, सो okay everyone, let me write it here the scale। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक स्केल बना देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और सेंटर में आपका रहेगा बेस यूनिट। तो ये रही हमारी सेंटर में बेस यूनिट। क्या हो सकती है? ग्राम हो सकती है, ये मीटर हो सकती है ये, और लीटर हो सकती है ये। ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपका कि आप लेंथ मेज़र कर रहे हैं, वेट मेज़र कर रहे हैं, या फिर आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं। ओके, ओके, वॉल्यूम मेज़र कर रहे हैं, सॉरी। तो ये हो गई हमारी बेस यूनिट। ओके, तो इसके बाद हम चलेंगे दोनों साइड, 1, 2 और 3 मार्क्स इधर लगाएंगे, 3 मार्क्स हम इधर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओके, लेट मी राइट इट हेयर। मिली, it is milli, it is centi, it is deci, it is deca, it is hecto and it is kilo। ओके, तो जब भी आप ग्राम, मीटर या लीटर होगा तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेस यूनिट क्या है ऊपर लिख दिया मैंने, बाकी ये सब नीचे लिखी है। ठीक है, तो ओके, अब मैं यहाँ पर उसका वो लिख देती हूँ कि कितना होगा उसका फैक्टर। ठीक है, 10⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻1, यहाँ पे 10⁻², और ये 10⁻³ तो आपको क्या करना है, देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, मिली, सेंटी, डेसी,
मीटर, ग्राम या लीटर में से कुछ भी उठा लीजिए, मीटर उठा लीजिए इसके लिए, तो आप याद कर लीजिए थोड़ा सा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ओके, एक बार आप इन 6 नाम को साथ के साथ याद कर लीजिए और ये याद रखिए कि किस तरीके से जब भी हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे 10 का मल्टीप्लिकेशन करते चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बड़ा इजीली याद कर सकते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टा किलो। तो आप इसको एक बार में याद कर लीजिए और आप 10 का मल्टीप्लिकेशन करते चलेंगे यहाँ से और आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन इसी के अंदर। ओके, फिर जो 1-2 अलग से बचेंगे उनको आप रट सकते हैं क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम यूज़ करते हुए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम इसको यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको किलोमीटर को मिलीमीटर में लिखना है, तो अगर आप यहाँ से उठाएंगे किलोमीटर और उसको मिलीमीटर में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ से जाकर के यहाँ तक आने में आपको कितना लगेगा, 10⁻6 का मल्टीपल लग रहा है। ओके, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने हमारे मिलीमीटर हो गए, 10⁻6। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको यहाँ पे एक बार क्लियर करके, ठीक है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारे पास यूनिट्स क्या क्या हैं। हमारे पास यूनिट है ग्राम वेट के लिए, मीटर है हमारी लेंथ के लिए और लीटर है हमारी वॉल्यूम के लिए। तो हमारी 3 बेस यूनिट्स हैं, ग्राम, मीटर और लीटर। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए। अब क्या होता है कि कई बार हमारे पास छोटी यूनिट मेजरमेंट होती है, कई बार हमारे पास बड़ी यूनिट का मेजरमेंट होता है। तो छोटी यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, छोटी यूनिट के लिए हम मिलीमीटर वगैरह यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर। तो हमारी बेस यूनिट तो मीटर हो गई, उसके आगे हम लगा देते हैं मिली, उसके आगे हम लगा देते हैं सेंटी, उसके आगे हम लगा देते हैं डेसीमीटर, उसके आगे हम लगा देते हैं डेका, उसके आगे हम लगा देते हैं हेक्टो, उसके आगे हम लगा देते हैं किलो। ठीक है, तो इस तरीके की आपने यूनिट्स देखी हैं, आपको सबको पता है। ठीक है, ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सबको इन सब का आइडिया है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किलोमीटर्स को किस में, मिलीमीटर्स में। तो अब यहाँ से यहाँ तक जंप लगानी है, तो देखिए कितनी जंप लगाएंगे, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप एंड 6 जंप। तो आपने 6 जंप लगाई और आपने यहाँ पर लिख दिया 10⁻6। क्यों लिखा, क्योंकि किलोमीटर्स बड़ा है और मिलीमीटर्स छोटा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे मिलीमीटर होंगे, तो कितने मिलीमीटर होंगे, वो 10⁻6 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, कैसे पता चला, हमने 6 जंप लगाई थी। ठीक है, अब वहीं पर अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 1 मिलीग्राम को चेंज कर रहे हैं 1 किलोग्राम में, नॉट 1 किलोग्राम में, मतलब आप 1 मिलीग्राम को किलोग्राम्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। अब मिलीग्राम तो बहुत छोटा है, किलोग्राम तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 हमारी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, हमारी यहाँ पे पावर रहेगी नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि 1 मिलीग्राम बहुत छोटा है और किलोग्राम बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं इस तरीके से भी लिख के दिखा देती हूँ, 1 km = 10⁻6 mm। ओके, और जब आप इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10⁻6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपने डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने डिवाइड किया है, यहाँ पर भी आप डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप 1 किलोमीटर को 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो कैंसिल होकर आपका 1 बन गया और ये बन गया हमारा 1 मिलीमीटर = 10⁻6 किलोमीटर। देखिए, मैंने ये आपको सिर्फ इसलिए बताया कि अगर आप 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मिलीमीटर्स होंगे, तो इसलिए हम पॉजिटिव में पावर लिखते हैं। लेकिन जब हम 1 मिलीमीटर की बात करेंगे ना, तो 1 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर हमारा माइनस में आ जाएगा कि 1 मिलीमीटर इतना छोटा है कि इसको हम 10⁻6 किलोमीटर में लिखेंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी सिंपल सी बात थी आपके ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमें 1 ml को लीटर के टर्म्स में लिखना है। 1 ml को हम लीटर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं ml से हमें लीटर में जाना है। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप लगानी है हमें। ठीक है, तो हमने लगाई 3 जंप और हम पहुँच गए मिलीलीटर से लीटर में। तो हमारे कितना हो जाएगा, मिलीलीटर हमारी छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी को जब हम बड़ी क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 10⁻3। 3 जंप लगाए तो हमने 3 जंप लगाए तो हमने लिख दिया 3। और माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि हम एक छोटी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं। ओके, तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब हमें लीटर और डेसीमीटर क्यूब में लिखना है,
तो देखिए यहाँ पे हमारा मीटर था, मीटर के अंदर आया था डेसीमीटर यहाँ पर, ठीक है, डेसीमीटर मीटर है और यहाँ पे आया ओके, तो आपको आ गया ये डेसीमीटर, ठीक है, ये हो गया डेसीमीटर। और इसको आपको किसके साथ लिखना है, लीटर के साथ लिखना है। लीटर हमारा क्या है, लीटर हमारा है वॉल्यूम, लीटर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम, और डेसीमीटर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। ओके, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे पास क्या है, डेसीमीटर क्यूब, यानी एक हमारे पास क्यूब है इस डायमेंशन का, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट हमको डेसीमीटर्स के टर्म्स में लिखनी है। ओके, तो ये तीनों हमारे डेसीमीटर के टर्म्स में है। तो आप क्या मान के चलेंगे, हमारे पास, आप अज्यूम कर लीजिए आपके पास अज्यूम कर लीजिए कोई 1 लीटर पानी है, ठीक है, तो आप उसको कितना बड़ा, कितनी लेंथ का आपका क्यूब होना चाहिए जिसमें वो सारा पानी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। ओके, सो इस चीज को आप याद रख सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू, ओके, सो एक्चुअली यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, सो दैट इज द राइट आंसर एज फार एज आई रिमेम्बर। ओके, सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास कितना आ गया, 1 ml इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर, और हमने क्या देखा था, जो भी डेसीमीटर क्यूब होता है उतना ही लीटर होता है, तो हमारे पास अगर इतना लीटर है तो इतना ही डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये आंसर भी हमारा 10⁻³ हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द राइट पॉइंट। ओके, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो आपको ये याद रखना है। ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो जो आपका 10⁻³ लीटर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास बचा है पिकोमीटर और नैनोग्राम्स। ओके, नैनो, व्हाट डज नैनो मीन? ओके, सो 1 milligram is equals to 10⁻⁶ kilogram and is equal to how many nanograms? Okay, so 1 gram is equals to 10⁻⁹ ओके, 10⁻+9, ओके, 10⁻+9 क्योंकि ग्राम बड़ा है और नैनोग्राम छोटा है, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोग्राम्स। ओके, तो ये हमारी यूनिट होती है। नैनो का मतलब होता है 9, एक तरीके से आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि नैनो इज इक्वल्स टू 9, नैनो इज 9। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास ग्राम तो नहीं है, हमारे पास मिलीग्राम है, ठीक है, तो हमें ग्राम को मिलीग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स। ओके, ठीक है, तो हमारे पास 1000 मिलीग्राम होते हैं तब हम उसे 1 ग्राम कहते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास 1 मिलीग्राम है, यानी कि हमें 1000 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 1 मिलीग्राम है और हम यहाँ पे 1 ग्राम लेकर के चल रहे हैं, 1 ग्राम को हमें मिलीग्राम लेकर के चलना है, तो हम 1/1000। ओके, तो यहाँ पर आपने, ओके, यहाँ किलोग्राम के टर्म में लिखा, एनीवेज, तो यहाँ पर हम 1000 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁶ हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोग्राम्स। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 1, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ जिससे, ओके, ठीक है, तो हम थे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 मिलीग्राम। ओके, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोग्राम्स। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे। ओके, सो सेकंड स्टेप हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर 1 मिलीग्राम लेकर के चलेंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड करना, तो सबको ही 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलीग्राम बचेगा, यहाँ पे 10⁻³ ग्राम्स हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 10⁻⁶ नैनोग्राम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया और हमारे पास ये आ जाएगा। वहीं पर पिकोमीटर की बात करेंगे तो हमारे पास पिकोमीटर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करने वाले थे पिकोमीटर का टर्म।
तो पिकोमीटर हमारा क्या होता है, लेट मी सॉल्व इट। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 पिकोमीटर। तो ये हमारा होता है, ये हमारे याद रखने की यूनिट है। तो जब हम किलोमीटर लेकर के चलेंगे, ओके, सो हम लेंगे 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे क्या किया, 1000 का मल्टीप्लाई किया है, तब तो जाकर के हमने यहाँ 1000 मीटर्स लिखा है, तो हमें भी यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻15। ओके, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 10⁻15। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 10⁻15 मीटर्स। ओके, ओके 10⁻15 पिकोमीटर्स। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 10⁻15। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन लीव them in the comment box. Hope to see you for the next question. Till then, bye and take care.